हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो स्वागत है आपका अपना चैनल आरएफ शिक्षा पर, जहां आपको मिलता है डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। तो हम लोग मॉडल पेपर का सीरीज चला रहे हैं और एक मॉडल पेपर को दो पार्ट में बांटे हैं। पार्ट वन हम लोग कल की वीडियो में देखें। तो जिस बच्चे ने भी पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कराया है और आज पार्ट टू में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे। तो 40 हो जाएगा, यानी एक सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैंने बताया था कि एक सेट को टू पार्ट में करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। मुझे पता है कि लंबा वीडियो रहता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं, तो उन्हीं उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में बांटा है। पार्ट वन मैंने कल किया और आज पार्ट टू करने जा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने भी पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन ज़रूर देखें। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पूरे साइंस का निचोड़ लाया हूं, जिसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से बहुत सारे सवाल आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप आरएफ शिक्षा के साथ जुड़कर अपने तैयारी को मजबूत और बेहतरीन बना सके और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि गंधक की परमाणु की संख्या होता है। गंधक की परमाणु संख्या होती है। गंधक की परमाणु संख्या हमारा होता है बच्चों 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। कोई भी डाउट होगा तो ग्रुप में जरूर कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह सीओ को कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह सीओ को कार्बनिल समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग एक लोहा का दूसरा लोहा में जोड़ने के लिए होता है। आप लोग देखे होंगे कि गेट बनता है, लोहा का गेट बनता है, तो लोहा का गेट कैसे जोड़ा जाता है, फेविक्विक से नहीं। लोहा का गेट जो जोड़ा हुआ था वेल्डिंग मारा हुआ रहता है, ना कि उसमें कुछ चिपकाया हुआ रहता है। वेल्डिंग से उसको जोड़ा जाता है, तो उसमें गैस होता है एथाइन गैस होता है। क्या होता है बच्चों? एथाइन गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी में ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। अगला सवाल कह रहा है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। फिर से सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। एथाइन में किस में पूछ रहा है बच्चों? एथाइन में। वेरी गुड। एथाइन में पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 3 बंधक समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील लोजोन है। सबसे अधिक क्रियाशील पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी किसे बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल को कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी बोलते हैं। हम लोग देखे होंगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, उसको आवर्त सारणी बोलते हैं। तो उसमें कितने आवर्त होते हैं बच्चों? तो आवर्त सारणी में हमारा 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 अवर्थ होते हैं। कितने अवर्थ होते हैं बच्चों? 7 अवर्थ होते हैं अवर्त सारणी में। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो संयोजकता 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1 होगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 18 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल मैंने बताया, उसमें पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी 18 होगा। वेरी गुड। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 24/12 बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है, यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जो उद्योग होता है जिसको जो वन पे आधारित है। तो कागज उद्योग भी वन पे आधारित है, टिम्बर उद्योग भी वन पे आधारित है, लाख उद्योग भी वन पे आधारित है, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। वन पे सारे जो है वन पे आधारित है। वेरी गुड। अगला चलते हैं।
सवाल कर रहे हैं, सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को कहते हैं। देखे होंगे सिंचाई में बहुत सारा भी टेक्निक आ गया है। तो इसमें बोला है कि हम डायरेक्ट जो पानी है जड़ के कोने के पास जाएगा। जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, पेड़ में ऐसे पाइप लगा हुआ है, ऐसे हम लोग पाइप लगा दिए हैं और डायरेक्ट इसकी जड़ के नीचे एकदम पैरवा के नीचे पानी पहुँचाया है। तो इस पैर पहुंचाने वाला सिंचाई को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं टपकन सिंचाई। टपकन, जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा बचत होता है, बहुत ज़्यादा। और टपकन सिंचाई बहुत बेहतरीन सिंचाई माना जाता है। इसमें पानी का बचत भी हो जाता है और काम भी बन जाता है। पेड़ के एकदम बिल्कुल जड़ के नीचे सिंचाई किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? टपकन सिंचाई। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन से आपको पता है कि एकदम पेड़ों में एकदम चिपक जाता था, जैसे आप लोग मामा मामी में चिपक जाते हैं पैसा वैसा के चक्कर में, नाना नानी में कैसे मेहमान कोई आता है तो एकदम उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं कि पैसा दो पैसा दो। उसी तरीके से चिपको आंदोलन में एकदम पेड़ में आदमी चिपक जाता था पेड़ को बचाने के लिए। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1973 में हुआ था। 1973 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आप लोग में पोषण का कौन सी विधि पाया जाता है? खाओ पियो सोवो खाली फ्री में। वही पूछ रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? तो कवक में पोषण की मृतपोषी पाया जाता है। मृतपोषी क्या होता है बच्चों? सड़े गले हुए कार्बनिक पदार्थ को अपना भोजन बनाते हैं मृतपोषी। सड़े हुए गले कार्बनिक पदार्थ को अपना भोजन बनाते हैं। अपने मृतपोषी से भी डेंजर है बाप। अच्छा अच्छा खाना खा के भी आपसे लोग से पढ़ाई नहीं हो रहा है, बताइए। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल है, निम्न में कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मृत घास पत्ते। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है। जैसे हम लोग कुछ खाना खाएं, जैसे कुछ हम लोग लपेट दिए, तो उसमें पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होगा? तो पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से शुरू होगी, यानी हमारा मुंह से शुरू होता है पाचन की क्रिया, पचना शुरू हो जाता है, ताकि जो नेक्स्ट दूसरा खाना हम लोग जल्दी से खा सकें। अगला सवाल कह रहा है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं। जो सजीव होता है, जिसमें जान होता है, वो सारी चीज़ें सजीव होते हैं। जिसमें जान नहीं होता है वो सारी चीज़ें क्या होते हैं? वो निर्जीव होते हैं। तो ये जान वाला आदमी पूछ रहा है, जिसमें आप में भी जान है तो आप भी सजीव हैं। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होता है? श्वसन भी सजीव में होता है, पोषण भी होता है, प्रजनन भी होता है, यानी नैनो ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया किस में होती है? किण्वन क्रिया जो होती है वो किस में होती है? तो ऑप्शन हमारा कह रहा है कि हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन क्रिया जो होता है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, आगे कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैसों का प्रयोग होता है? वायवीय श्वसन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायवीय श्वसन क्या होता है? तो वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है। ये होता है वायवीय श्वसन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज का विखंडन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O2। तो वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैसों का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कोशिकीय ईंधन किससे संबंधित, किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहता है। ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज हम लोग गर्मी में खूब ग्लूकोज पीते हैं, जिसको शरीर को ठंडा रखने के लिए। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है? पौधे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं कैसे? जड़ों से पानी खींचते हैं और जड़ें पानी पत्ती में जाता है, और पत्तियों में जो है जब सनलाइट आता है तो वाष्पोत्सर्जन होता है। तो कहाँ होता है बच्चों? पत्तियों। मुख्य अंग क्या है? पत्ती। ऑप्शन नंबर हमारा सी। जैसे हम लोग खाने का बोलेगा कि मानव में भोजन ग्रहण करने का मुख्य जो है अंग क्या है, तो हम लोग भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुंह से ना, आगे से न ग्रहण करते हैं कि ये कान उन में ठूस लेते हैं या आँख में डाल देते हैं, नहीं, हम लोग आगे मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं। ये हमारा मुख्य अंग है भोजन ग्रहण करने का। उसी तरीके से पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन करने का मुख्य अंग पत्ती है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है, मानव में हृदय जो होता है वो किस तंत्र का भाग है? तो वो परिसंचरण का तंत्र है, परिसंचरण तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का धब्बा बनाने में सहायता करता है? ये चारों ऑप्शनों में कौन है जो रक्त का धब्बा बनाने में मदद करता है? आप लोग देखिएगा कि जैसे ब्लड आता है, जैसे ब्लड निकलता है तो तुरंत धब्बा बन जाता है, तुरंत जमने लगता है। तो उसको कौन, रक्त को धब्बा बनाने में कौन मदद करता है बच्चों? तो रक्त को धब्बा बनाने में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फाइब्रिनोजी करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड।
अगला सवाल हमारा कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, पादप अपशिष्ट संचित होते हैं किस में? छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में, पत्तियों में, इनमें से सभी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। एमिनो अम्ल का विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल का विखंडन से NH3 बनता है, NH3 बनता है, NH3। एमिनो अम्ल का विखंडन से NH3, जिसको अमोनिया कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है बच्चों? अमोनिया। NH3 वो रोड मत तुम लोग समझ लेना। NH3 एमिनो अम्ल का विखंडन से NH3 बनता है, जिसको अमोनिया कहा जाता है। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? वृक्क क्या होता है बच्चों? वृक्क मन नहीं समझ में आ रहा है? किडनी रे, किडनी। वृक्क का मतलब क्या होता है बच्चों? किडनी होता है। वृक्क का मतलब किडनी। किडनी का मेन काम क्या है? अभी आपका मेन काम क्या है? अभी मेन काम आपका है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, ना कि आपको जब रील्स वील्स देखना। इसी तरीके से किडनी का मेन काम क्या है? किडनी का मेन काम है जो उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? मानव शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको रक्त से छानना, उनको बाहर करना। मानव शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी जो फालतू की चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरतमंद नहीं है, उनको रक्त में से छानना और उनको बाहर करना। वेरी गुड। वो किसका काम है? किडनी का काम है। आगे चलिए, अब आपका काम क्या है? आपका काम है फोकस के साथ पढ़ाई करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो निम्नलिखित में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको नए नए सवाल भी देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। नए सवाल को जरूर आपको एक सरसरी तौर पे देखिए, और आपको यही सब सवाल वहाँ याद आएगा कि हाँ आरिफ शिक्षा पे हम ये सवाल पढ़े थे, और आप लोग जो बेहतर रिजल्ट और धांसू रिजल्ट आप लोग लाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। फल पकने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकने वाला हार्मोन एथिलीन है। फल पकने वाला हार्मोन और एथिलीन है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग आम उम चुरा के लाइएगा, एथिलीन डाल के फल पका लीजिए, ऐसा काम कभी मत करिएगा। समझ में आया ना? फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। ये नहीं कि सर ने फल पकाने वाला हार्मोन बता दिया, अब जितना गाँव में फल वाल है सबको झाड़ झूड़ दिए, जितना जिसके पास अमरूद है अमरूद तोड़ के एथिलीन से पका के खा रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना। नेचुरल तरीके से पका हुआ खाना और ख़रीद के खाना, न कि चुरा के खाना। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना है? 12 जोड़ी होता है। कितना होता है बच्चों? 12 जोड़ी। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, एल्ड्रीन द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल करेंगे, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा भी होता है, मुकुलन द्वारा भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है, यानी इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में यानी फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहते हैं शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? अगला सवाल हमारा कह रहा है कि शुक्राणु बनता है तो कहाँ बनता है? गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में, वृषण में। तो शुक्राणु जो बनता है बच्चों, वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाणु अंडाशय में बनता है। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर नियंत्रित में क्या नहीं था? जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था बच्चों? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, O2 नहीं था। पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही? यह एक जीवाश्म है, बिल्कुल। इसके जबड़े में दांत एवं उंगलियों में नख होते हैं, यानी ये सारे ऑप्शन जो है आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदलता है? ऐसा कौन सा प्राणी अपना लिंग बदलता है, अपना जेंडर बदल लेता है? तो वो प्राणी जो है वो है घोंघे। घोंघे आप लोग देखे होंगे, पानी में होता है घोंघे छोटा छोटा, वो अपना लिंग बदल लेता है। तो लिंग बदलने वाला बहुत डेंजर आदमी है बा, लिंग बदल ले रहा है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा अपना लिंग बदलता है? तो घोंघे जो है अपना लिंग बदलता है, कभी महिला बन जाता है, तो कभी पुरुष बन जाता है, तो कभी मीठा बन जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंदर? जल मंडल भी आता है, स्थल मंडल में आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं। आप भी पर्यावरण
पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल है, मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। क्या है बच्चों? द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो DDT, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोसेस डाइनिल टाइट्रोलिसिन। तो हम लोग 80 सवाल कर लिए। अब आगे है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जो है घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा लिख करके, और अच्छे से मेहनत करो बच्चों। अभी ही समय है मेहनत करने का। अगर आप ही मेहनत नहीं किए तो आगे जाके आप लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अब आगे पछताने से अच्छा है, ये मत सोचो कि आगे पछताने से अच्छा है अभी पछता लें। ऐसा बात नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। अभी मेहनत करो, मेहनत का जो है फल मीठा होता है। तो मेहनत ज़रूर करो और अच्छे से मेहनत करो आप लोग। इस सब सवाल को जो है, ये सारे सवाल हम वीडियो में दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे इसको लिखने का प्रैक्टिस करिए। सारे सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे लिखने का प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए लाए हैं, जो इसमें से बहुत सारा सवाल आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इस सारे सवाल को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और PDF चाहिए इस वीडियो का तो कमेंट जरूर बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। धन्यवाद।